Hello everyone and welcome to my channel परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 50 तक का पार्ट हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे कि किस टाइम पर एंड किस प्लेस पर परफॉर्मेंस किया करना है। एंड नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ डिसाइड होगा कि किस टाइम पर एंड किस प्लेस पर परफॉर्मेंस किया जाना है। पर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए। अगर टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया जाता बाय द पार्टीज, तब परफॉर्मेंस कब कंडक्ट करना है? परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम, परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम। और ये रीजनेबल टाइम हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? रीजनेबल टाइम डिटरमाइन होगा ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जैसे प्रोविजन हमें मिलता है सोगा में, सील ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 36। उसमें भी क्या होता है? सीलर बाउंड होता है टू डिलीवर, सीलर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। अगर बायर ने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको डिलीवरी इस टाइम पर करनी है, तो सीलर कब डिलीवर करेगा? विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम हम डिटरमाइन करेंगे अपॉन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। नेक्स्ट हमारा, अगर कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है बाय दी पार्टीज कि इस टाइम पर आपको परफॉर्मेंस करना है। जैसे ए है, ए ने अपना घर सेल आउट किया टू बी, तो बी को बदले में क्या करना है? कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो पे करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। तो जो बी पेमेंट डिपॉजिट करेगा वो सी बैंक में करेगा। ठीक, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बी सी बैंक में जाकर 1 तारीख को पेमेंट करेगा। तो कौन से टाइम? जब यहाँ पर डेट फिक्स हो गई है, अगर मानो बैंक 5 बजे तक खुलता है तो ये 5 बजे तक ही पेमेंट को करके आएगा। अब 7 बजे जाएगा तो वो रीजनेबल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया है तो आपको कब वो परफॉर्म करना है? विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? एंड नेक्स्ट, अगर कोई टाइम या प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया, टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया बाय द पार्टीज, तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है प्रॉमिसी की, कि प्रॉमिसी प्रॉमिसर को एड्रेस करे, उसको डिसाइड करे कि कब किस टाइम पर एंड किस प्लेस पर परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए। पर अगर प्रॉमिसी नहीं एड्रेस करता टू दी प्रॉमिसर कि किस टाइम पर एंड किस प्लेस पर परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए, तब ड्यूटी बनती है प्रॉमिसर की। पहले ड्यूटी बनेगी प्रॉमिसी की, देन ड्यूटी बनेगी प्रॉमिसर की। अगर प्रॉमिसी फेल होता है कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी को एड्रेस करेगा कि कहाँ पर किस टाइम पर एंड किस प्लेस पर परफॉर्मेंस किया जाना है। मानो डिलीवरी अगर करनी है किसी भी चीज की, तो सेलर किस जगह और किस टाइम पर डिलीवरी करेगा। ठीक। एंड सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर प्रॉमिसी ने प्रेस्क्राइब किया है मैनर और टाइम कि कहाँ पर किस तरीके से डिलीवरी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसी के जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसर परफॉर्मेंस करेगा। सेक्शन 55, जो पार्टीज ने टाइम को डिफाइन किया था, जो पार्टीज ने टाइम को डिसाइड किया था, अगर उस टाइम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट डिपेंड करेगा कि टाइम जो था वो एसेंस था या नहीं था, टाइम एसेंस था या नहीं था। ठीक, तो एसेंस के टाइम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि टाइम एसेंस था या नहीं था? अगर दूसरी पार्टी को ड्यू टू नन परफॉर्मेंस जो अदर पार्टी थी उसका जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, जिस रीजन से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका जो पर्पस था वही डिफीट हो गया, तब हम मानेंगे कि हाँ टाइम जो था उस कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस था। और एसेंस को हम किस चीज के ऊपर डिटरमाइन करेंगे?
इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि कॉन्ट्रैक्ट में या तो एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो कि हाँ टाइम स्पेसिफाइड था या नहीं था, पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली क्लियर करने से भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पे टाइम एसेंशियल हो, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें जरूरी नहीं होता कि जो टाइम पीरियड है वो एसेंस हो, तो डिपेंड करता है कि कंडक्ट के ऊपर भी। ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस के कारण अगर किसी पार्टी का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, तब मान लिया जाएगा कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस था, टाइम एसेंस था। ठीक है, अब टाइम एसेंस तो हमें पता चल गया, तो इसके रिजल्ट या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर टाइम एसेंस है तो सबसे पहले जो अदर पार्टी है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी जिसका पर्पस डिफीट हुआ है, एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी जिसका पर्पस डिफीट हुआ है। एग्जाम्पल, ए बी, ये दो पार्टी है, ए है सेलर एंड बी बायर। ठीक है, बी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि आपको इतना क्वांटिटी ऑफ शुगर केक मुझे 10 जनवरी तक डिलीवर करना है, मेरे पास इतने 10 जनवरी तक इतनी डिलीवरी आ जानी चाहिए। ठीक है, बी ने ए के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लियर? क्यों? क्योंकि बी को आगे फर्दर डिलीवरी करनी है टू सी 20 जनवरी तक, क्लियर यहां तक? इन केस ए जो है वो डिलीवरी 10 जनवरी तक ना कर पाए और 10 जनवरी तक डिलीवरी नहीं हो पाई, तो बी आगे फर्दर डिलीवरी 20 जनवरी तक नहीं कर पाएगा। तो इस नन परफॉर्मेंस के कारण, ए के नन परफॉर्मेंस के कारण बी जिस रीजन से कॉन्ट्रैक्ट में आया था उसका पर्पस क्या हो गया? डिफीट हो गया। तो यहाँ पर टाइम एसेंस था, तो इसके बिहाफ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एंड बी के पास ये राइट आ जाएगा कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके, अवॉइड कर सके। अगर 10 जनवरी को तुम डिलीवरी नहीं कर पाए तो मुझे अब ये शुगर केस चाहिए ही नहीं। प्लस बी जो है वो ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए, इसके कारण कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट स्पेसिफाइड टाइम। क्लियर यहां तक? एंड अगर टाइम जो है वो एसेंस नहीं था तब क्या होगा? अगर टाइम एसेंस नहीं है तो वॉइडेबल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइडेबल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर जिस पार्टी का नुकसान अगर हुआ है, कोई भी लॉस अगर हुआ है, तो उस पार्टी के पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। क्लियर यहाँ तक? और तीसरी चीज, अगर टाइम पर ना होने के कारण, जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम पर परफॉर्मेंस ना होने के कारण अगर सेकेंड पार्टी, जो अदर पार्टी है, वो एक्सेप्ट कर लेती है परफॉर्मेंस को एट अदर टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम था उस टाइम के अलावा दूसरा कोई और टाइम फिक्स हो जाता है। मानो यहाँ पे 10 जनवरी तक उसको डिलीवरी करनी थी ए को, बट बी राजी हो जाता कि कोई बात नहीं, तुम 10 तक नहीं कर पाए तो मुझे 15 जनवरी तक डिलीवरी कर देना। ठीक, अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है जो स्पेसिफाइड टाइम था उस पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तुम अदर टाइम पर इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देना, तब इस केस में क्या होगा कि वो कंपनसेशन क्लेम करने का राइट अपना खो देगी। ठीक है, यहाँ पे जो इसको कंपनसेशन का राइट मिल रहा था उस कंपनसेशन के राइट को खो देगी। पर इस कंपनसेशन के राइट को तब खोएगी अगर वो पहले नोटिस दे दे। अगर वो नोटिस दे देते कि मैं तुम्हें आगे फर्दर टाइम तो जरूर दे रहा हूं, पर फिर जो प्राइस है तुम्हें, वो प्राइस अगर 10 रुपए था, 8 रुपए के प्राइस में तुम्हें देना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कंपनसेशन आप ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आता है अब हमारा
रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सबसे पहला हमारा साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो बोथ पार्टीज शुड हैव रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी को रहना जरूरी है रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, ठीक है। एंड सेम एज सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी, कि एक तरफ से अगर डिलीवरी होती है तो दूसरी तरफ से पेमेंट भी रेडी होना चाहिए। क्यों? दोनों ही एक सेम टाइम पे कंडीशंस है कि एट द सेम टाइम दोनों चीजें परफॉर्म होनी चाहिए, एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर सेलर ए जो है वो रेडी है बी को डिलीवरी करने के लिए, तो बी भी रेडी होना चाहिए ए को पेमेंट करने के लिए। तो दोनों तरफ से पार्टीज का रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन है कि किस की परफॉर्मेंस कैसे किया जाना है, तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस किया जाएगा। पर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, तो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए, ए एक घर परचेज करता है फ्रॉम बी, ठीक है, फ्रॉम बी, ए सेलर एंड बी बायर, ठीक है। सेलर जो है वो अपने घर को सेल आउट करता है टू बी। तो जब पेमेंट हो जाएगी, अगर मानो नॉट एक्सप्रेसली है, तब ए पोजीशन देगा बी को, ठीक है। अगर एक्सप्रेसली लिखा है कि जब आप टोकन अमाउंट दे दोगे तब ए बी को पोजीशन दे देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि ठीक है, टोकन अमाउंट होते के संग ही बी को पोजीशन दे दिया जाएगा बाय ए। पर अगर मेंशन ही नहीं है तो तब पोजीशन कब मिलेगा? सेलर के पास जब कंसिडरेशन अमाउंट आ जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, तब जाके बाद में पोजीशन बी को दिया जाएगा बाय ए। क्लियर? अगर मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेंशन नहीं है तो जैसे नॉर्मली चलता है ट्रांजैक्शन, जैसे होती है उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 53। एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म नहीं करने देती उसका परफॉर्मेंस, तब क्या होगा? तो अदर पार्टी के पास, जिस अदर पार्टी है उसके पास दो रेमेडीज होंगी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड कर सकता है, दूसरा कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर ए बिल्डर है किसी घर का, ठीक है, और बी उस घर का ऑनर, तो ऑनर ने अपना घर ए को दिया है उस घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, ठीक। ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 10 जनवरी तक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये काम खत्म हो जाएगा। तो बी को ए को कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर बी इस मटेरियल के लिए अमाउंट पे नहीं करता है या ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है टू ए को, बिल्डर को ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो 10 जनवरी तक अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं होता है तो ए लायबल नहीं होगा। तो ए या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, इवन कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की नेग्लिजेंसी के कारण ये कंस्ट्रक्शन वर्क 10 जनवरी तक पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसने ना तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड किया, ना ही उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए अमाउंट पे किया। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन हमारा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बाय पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट। जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना था ताकि दूसरी पार्टी अपना परफॉर्मेंस कर पाए,
तो यहाँ पे सेक्शन 54 क्या बात करता है, अगर पार्टीज ऑर्डर डिसाइड कर चुकी है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कि ए जो है वो पहले डिलीवरी करेगा बी को, तब बी जो है वो ए को पेमेंट करेंगे। तो जब तक ए डिलीवरी नहीं करता तब तक ए बी को फोर्स नहीं कर सकता फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। क्लियर? एंड उसकी डिलीवरी ना होने के कारण ए जो है उसको कंपनसेशन के लिए क्लेम भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले परफॉर्मेंस किसको करना था, ए को। जब तक ए परफॉर्मेंस नहीं करेगा तब तक बी अपना परफॉर्मेंस कैसे करेगा। ठीक, तो ए के कारण, ए के पहले परफॉर्मेंस के कारण बी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इसके कारण बी ए से कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट वन है मेरे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 57। अगर सर्टेन थिंग्स, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल है एंड कुछ इलीगल, तो इनका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि ये सीवियर हो सकते हैं, ये सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। अगर सेपरेट हो सकते हैं तो जो लीगल पार्ट है ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जो इलीगल पार्ट है ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट। पर अगर ये दोनों सेपरेट ही नहीं हो सकते, सीवियर नहीं हो सकते, तब क्या होगा, तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग लीगल एंड इलीगल, ये पूरा का पूरा पार्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? एंड यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात हो रही थी। एंड नेक्स्ट ऑल्टरनेट प्रॉमिसेस, सेक्शन 58। जैसे ए है, ए को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं एंड बी उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराने के लिए एक एजेंट टाइप है। ठीक, तो ए बी को 1000 रुपीज देता है कि या तो अगर लीगली तरीका जो है उन डॉक्यूमेंट्स को निकालने का, अगर आप लीगल तरीका फॉलो करते हो तो ठीक है, अगर इलीगल तरीके से नहीं निकलता तो मैं 1000 रुपीज आपको दे रहा हूँ, इलीगल तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को निकलवा सको तो निकलवा लो। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट प्रॉमिस होगा, एक काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा सही। ठीक, तो जो लीगल पार्ट है आप उसको तो एनफोर्स करा सकते हो, पर जो इलीगल पार्ट है ये एनफोर्स आप नहीं करा सकते। क्लियर यहाँ तक? सो आई होप कि आपको सब समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।